प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 18 अपठित भूत यानी अनसीन पैसेज, जो हमने अपनी पुस्तक में नहीं पढ़ा होता है। तो आइए जानते हैं अपठित गद्यांश। अपठित अर्थात बिना पढ़ा हुआ ऐसा गद्यांश जिसका निर्धारित पाठ्य पुस्तक से कोई संबंध नहीं होता, अपठित गद्यांश या पद्यांश कहलाता है। ये गद्यांश या पद्यांश पाठ्यक्रम से भिन्न किसी पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र पत्रिकाओं से लिए जाते हैं। अपठित बोध को पाठ्यक्रम में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की बौद्धिक गहराई का मूल्यांकन करना होता है। इससे इस बात की जानकारी मिल जाती है कि विद्यार्थी में भाषा का विकास किस स्तर का है। अपठित बोध के अंतर्गत विद्यार्थी को दिए गए अवतरण, गद्य और पद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। तो गद्य तो होता है कहानी, है ना, कोई अनुच्छेद हमने लिख दिया, कोई निबंध हमने लिख दिया, और पद होती है कविताएं, दोहा, है ना, पद, सोठा, इस तरह से। अपठित बोध के प्रश्नों का उत्तर देते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। विद्यार्थियों को अपठित गद्यांश या पद्यांश के मूल भाव को समझने के लिए उसे 3-4 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे मूल भाव समझ में आ जाने के बाद उत्तर लिखना आसान हो जाता है। प्रश्नों के उत्तर मूल अवतरण में ही होते हैं, अतः उत्तर मूल अवतरण में ही ढूंढने चाहिए, यानी कि जो पैराग्राफ दिया हुआ है। प्रश्नों के उत्तर में मूल अवतरण के कुछ शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, किंतु पूरा उत्तर अपने शब्दों में ही देना चाहिए, यानी कि जितना हो सके आप अपने पास से वर्ड्स बनाइए। प्रश्नों के उत्तर प्रसंग और प्रकरण के अनुकूल संक्षिप्त, स्पष्ट, सरल भाषा में देने चाहिए। अवतरण का शीर्षक उसके मूल भाव पर केंद्रित रहना चाहिए। साथ ही शीर्षक सरल एवं संक्षिप्त होना जरूरी होता है। यहाँ अभ्यास के लिए कुछ गद्यांश और पद्यांश दिए जा रहे हैं। गद्यांश 1, आइए उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा देती हूँ। हमारी हिंदी एक सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि भाषाओं के संपर्क में आकर इनके शब्द ग्रहण किए हैं और अब अंग्रेजी के शब्द भी ग्रहण कर रही है। इसे दोष नहीं, गुण समझना चाहिए। अपनी इस ग्रहण शक्ति के कारण हिंदी भाषा समृद्ध हो रही है। जो जो इसका प्रचार बढ़ेगा, त्यों त्यों इसमें नए शब्दों का आगमन होता जाएगा। क्या भाषा की शुद्धता के लिए पक्षपात करने वालों में ये शक्ति है कि वह विभिन्न जातियों के बीच पारस्परिक संबंध को न होने दे? ये कभी संभव नहीं हो सकता। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनेक भाषाओं के शब्दों के मिलने के बाद भी हमारी भाषा हिंदी अपने स्वरूप को विकृत न कर सके और उसका निरंतर विकास होता रहे। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर जो है प्रश्न, हिंदी कैसी भाषा है, उसमें किन किन भाषाओं के शब्द आ गए हैं? हिंदी सजीव भाषा है। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द लिए गए हैं। गद्यांश के आधार पर सजीव की भाषा की परिभाषा क्या होगी? जो भाषा नए नए शब्दों को, विदेशी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करके अपनी शक्ति में निरंतर वृद्धि करती है, उसे सजीव भाषा कहते हैं। अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण कर उसे सजीव भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करना, अपना शब्द भंडार समृद्ध करना हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। हिंदी में विदेशी भाषा के शब्दों का आगमन क्यों उचित है? तो हिंदी में विदेशी भाषाओं के शब्दों का आगमन इसलिए उचित है क्योंकि विदेशी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करके हिंदी अपनी शक्ति में निरंतर वृद्धि कर रही है। ठीक है, अब गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? गद्यांश का उचित शीर्षक होगा हिंदी की समृद्धि। अब आते हैं हम पद्यांश पे। चले, नीचे दिए गए पद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर, याद रख जो आंधियों के सामने भी मुस्कुराते, वे समय के पथ पर पद चिन्ह अपने छोड़ जाते। चिन्ह वे जिनको न धो सकते, प्रलय तूफान घन भी, मूक रहकर जो सदा भूले हुओं को पथ बताते। ये कविता किसको संबोधित करके लिखी गई है? मुसाफिर। ठीक है, प्रश्न, ये पद्यांश मुसाफिर यानी आम आदमी को संबोधित करके लिखा गया है। मुसाफिर से कवि किस प्रकार चलने को कहता है? मुसाफिर से कवि मुस्कुराकर चलने को कहता है। कौन अपने पद चिन्ह छोड़ जाते हैं?
जो आंधियों अर्थात कठिनाइयों के सामने हार नहीं मानते, वे अपने पद चिन्ह छोड़ जाते हैं, यानी कि पैरों की छाप। किसके पद चिन्ह अमिट रहते हैं और भूलों को राह कौन बताता है? जो मुसीबतों और कठिनाइयों से घबराते नहीं, आगे बढ़ते जाते हैं, उनके कदमों के निशान अमिट रहते हैं और कभी भी नहीं मिटते। वे दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। पद्यांश का उचित शीर्षक होगा मुस्कुराकर चल मुसाफिर। ठीक है, तो इस तरह से ये गद्यांश और पद्यांश जो मतलब हमें जिनको पढ़ के और प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।